अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। न्यू पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। तो आज के प्रोग्राम में हैं आपके लिए बहुत सारी खबरें, बहुत सारे तज्जिए और बहुत सारे सेगमेंट्स, कुछ इंटरटेनमेंट के हवाले से मज़े मज़े की वीडियोस भी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन प्रोग्राम की जो टॉप स्टोरीज है वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का एक और यू टर्न, एक्सटेंशन, अमरीकी यारी, हुकूमत से मुज़ाकरात, सब पर राजी। कौन सा यू टर्न लिया है खान साहब ने, इस हवाले से तज्जिया और ऑब्वियसली डिटेल गुफ्तगू आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे ऑब्वियसली हमारा मुल्क इस वक्त आफत ज़दा है, सैलाबी सूरत हाल है, सैलाब में तबाही बर्बादी कितनी ज़्यादा फैलाई हुई है। तो सैलाब और सियासत खतरे में जो है वो है खामला खवातीन, और जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं, खौफनाक हैं। 6 लाख खामला खवातीन हैं जो कि सैलाब से मुतासिर हुई हैं। इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, ये मेरा सवाल होगा सूबाई और विफाकी दोनों हुकूमतों से कि इन खवातीन के लिए क्या कोई स्पेशल इकदाम किए जा रहे हैं। बहरहाल आवाज बुलंद करेंगे इन खवातीन के लिए। आगे चलेंगे, प्रोग्राम में बात करेंगे कि डेंगू हो गया है आउट ऑफ कंट्रोल, मार्केट से गायब हुई क्यों पैनाडोल, इसकी क्या वजह है। ऐसे सूरत हाल में जब डेंगू की वबा इतनी ज्यादा बढ़ रही है, स्प्रेस उस तरह से हो पा रहे हैं, फ्यूमिगेशन या नहीं, इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन जो इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये कि पैनाडोल का गायब होना इट्स नॉट नॉर्मल। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अगला टॉप स्टोरी हमारी प्रोग्राम में होगी गलियों के आवारा कुत्ते जिनका निशाना है मासूम बच्चे। नस्लकुशी पर समाजी कारकुन क्यों खामोश बैठे हुए हैं, वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और कितने वाकयात अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। मासूम बच्चे निशाना है, कब इस हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे, बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले से ऑब्वियसली आपको अपडेट करेंगे। iPhone 14 चूंकि मार्केट में लॉन्च हो चुका है, इसके कौन कौन से नए फीचर्स हैं और आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये एक डिटेल डिस्कशन भी हम आपके सामने प्रोग्राम में आज लाजमी रखेंगे। और इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हमारे पास हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहरहाल प्रोग्राम का फिलहाल आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी से, बड़ी खबर के साथ, और वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदम एतबार से लेकर थोड़ा सा जायजा लिया जाए, देखा जाए तो 11 सितंबर तक मुसलसल उन्होंने 2 बयानिए दिए। पहला बयानिया उन्होंने दिया अमरीकी साजिश के तहत इक्तदार से निकाला गया, ये कहा गया, जबकि दूसरा बयानिया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर सवालात उठाकर दिया। उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक, न्यूट्रल तो जानवर होता है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। कप्तान के इसी बयानिए को लेकर उनके कारकुनान और क़यादत ने खूब प्रोपेगेंडा भी किया। शहबाज गिल तो इदारों में बगावत पर बयान देने में केसेस का सामना कर ही रहे हैं, लेकिन इन 5 माह के दौरान अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकातें हुई, अमरीकी फर्म लॉबिंग की खिदमात हासिल की गई। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता 4 अयाम के दौरान इमरान खान और फवाद चौधरी ने यके बाद दीगरे अमरीकी हुकाम से मुलाकातें की हैं। अब कप्तान जो माजी में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी को अपनी गलती करार दे रहे थे, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगले इंतखाबात तक एक्सटेंशन देने की हिमायत कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा है, जरा आप भी गौर से सुनिए। खान साहब ने क्या कहा, इसी हवाले से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है राना एहसान अफजल साहब, मुआवने वजीर आजम। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। अमरीकी साजिश का बयानिया और फिर अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें, इमरान खान क्या चाहते हैं, आप समझते हैं ये एक और यू टर्न है उनका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बिल्कुल इमरान खान कहा करते थे कि ऑपोजिशन को क्या काम है कि वो सफ़ीरों से मिलें, और इसके ऊपर उन्होंने जो इंटरनेशनल साजिश है, अमरीकी साजिश, उसका प्रोपेगेंडा जो है वो उन्होंने बहुत फैलाया। उन्होंने कहा जी पता नहीं अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं हमारी हुकूमत गिराने के लिए। और फिर जब अमली तौर पे देखा गया तो किसी भी सफ़ीर के सामने कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। जब उनके पास अपनी ये हुकूमत थी तो फॉरेन ऑफिस ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, सिर्फ रैलीज और पब्लिक अरीना के अंदर ऐसी गुफ्तगू की गई। और फिर आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि 36 गाड़ियों की डोनेशन जो है वो KP के गवर्नमेंट
ने ली, जो एम्बेसडर हैं अमेरिका के, उनको रेड कार्पेट बिछाया गया उनके लिए, और फिर उसके बाद अमेरिका में $25,000 माहाना खर्चे गए लॉबियस्ट के ऊपर कि हम अमेरिका से ताल्लुकात अपने बेहतर करें और उनको बताएं कि हम आपके साथ जो है ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, और जो बयानिया हमने पाकिस्तान में लिया हुआ है वो सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने अपना ये जो प्रोपेगेंडा था इंटरनेशनल साजिश का, अगर कोई इसको टेक्निकली तौर पे देखे तो इन्होंने खुद ही दफन कर दिया है। अब कल भी ये जो है वो मेरे ख्याल से रैल्फ रोबिन जो है, जो एक लॉबियस्ट हैं, उनसे मुलाकात की, उसकी उन्होंने तस्दीक ही कर दी क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। तो यहाँ वो लेक्चर देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब अदम एतमाद की तहरीक सामने आई और खान साहब को निकाला गया और ये जो उन्होंने उस वक्त अपना बयान सामने दिया, जिसको हम बयानिया भी ये कह रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग सामने आया, खान साहब की उस दिन से लेकर आज तक जो पॉपुलैरिटी है उसमें हमने कोई कमी नहीं देखी, बल्कि वो जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। तो आप कहेंगे कि ये उनकी एक स्ट्रैटेजी है या स्टंट है, जो इस तरह का उन्होंने माजी में अमरीकी साजिश कहा या बैरूनी साजिश कहा? देखिए, मैं नहीं समझता कि उनकी पॉपुलैरिटी कोई इस वजह से बड़ी है। मेन जो हमें जो कंसर्न जो फेस किया जब हमने हुकूमत ली वो ये था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था, तो हमें वो IMF का प्रोग्राम जो इमरान खान जिसको सैबोटाज करके और मुल्क को एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में छोड़ गया, वो हमें 4 महीने में हमने उसको मुकम्मल किया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। उसके लिए हमें बड़े मुश्किल इक़दामात करने पड़े, जिसकी हमें बिल्कुल कोई खुशी नहीं है कि हमने कोई बिजली के नर्ख भी बढ़ाने पड़े, गैस के नर्ख बढ़ाने पड़े, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी पड़ी, और फिर ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा तो उससे महंगाई हुई, और महंगाई इसमें कोई शक नहीं है कि बेइंतहाशा हुई। तो ये उस वजह से मैं समझता हूं कि अवाम परेशान है, और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो कि खुद जिम्मेदार हैं। और कैसे जिम्मेदार हैं? देखें, हम बिला वजह नहीं कहते कि जिम्मेदार हैं। 1400 अरब का खसारा वो गैस सेक्टर में छोड़ के गए, जिसके अंदर सिफर होता था। जो 1100 अरब का जो पावर सेक्टर का जो खसारा था, उसको वो 2500 अरब पे ले गए। 20,000 अरब के कर्जे लिए गए, जो पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जों के बराबर थे, और आखिरी साल वो 5,500 अरब का फिस्कल डेफिसिट, हुकूमती खसारा छोड़ के गए। तो ये वो सारी जो खोखली खाई वो छोड़ के गए, उसको हमने दुरुस्त किया, और उसकी दुरुस्तगी के अंदर हमें मुश्किल फैसले करने पड़े, और उसकी वजह से हमें पॉलिटिकली नुकसान भी हुआ। लेकिन हम समझते हैं कि रियासत जो है वो पहले है, मुल्क बच जाएगा तो हम अपनी सियासत भी बचा लेंगे। तो ये हमारा जो प्रायोरिटी थी वो ये थी। अच्छा एहसान साहब, इमरान खान साहब का दावा है कि मौजूदा हुकूमत के पास तैनातियों का मैंडेट नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्यों नहीं है? क्या हमने कोई गैर आईनी काम किया? गैर आईनी काम तो इमरान खान ने किया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आइन शिकन जो है वजीर आजम थे, जिसके अंदर स्पीकर असेंबली भी शामिल थे, सदर भी शामिल थे, इमरान खान साहब खुद शामिल थे, और फिर उनकी वो जो आइन शिकनी की जो अटेम्प्ट थी वो बर्खास्त कर दी कोर्ट ने। तो हम तो एक आईनी अमल से आए। देखें, इन हाउस चेंज अगर आप लेके आते हैं तो ये पार्लिमानी जमहूरियत का एक हिस्सा है। तो ये जवाज बनाना के देखें, इनको अभी इस वक्त तैनाती के ऊपर जो ऑपोजिशन में बैठा है बंदा, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, उसको इसके ऊपर कोई कमेंट्री करनी नहीं चाहिए। क्यों वो एक अदारे को कंट्रोवर्शियल बना रहा है? पिछली दफा भी जब तैनाती की तो अब उन्होंने तैनाती तो की नहीं, एक्सटेंशन दे दी और उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाया। तो अब वो बैठे हैं अब क्या कहते हैं ऑपोजिशन में, और ये काम प्योरली गवर्नमेंट का है, ये काम प्योरली प्राइम मिनिस्टर का है। इसके अंदर उनकी इंटरफेरेंस आना और इसके ऊपर कमेंट्स देना, मैं समझता हूं कि दोबारा वो एक अदारे को जिसका कोई रोल सियासत से नहीं होना चाहिए, उसको सियासत में घसीटते हुए उस अदारे की साख को भी अटैक कर रहे हैं, उस अदारे को भी अटैक कर रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि जिक्र किया IMF से डील टूटी, आपने भी बोला गुफ्तगू में, और फिर डैमेज हुआ, हुकूमत को किस तरीके से मुल्क को बैंकरप्सी से हमने बचाया, दिवालिया होने से बचाया, ये सारे इकदाम किए गए। खान साहब अभी भी मुसलसल ये जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है हम सबको। खान साहब मुसलसल एक बज़िद हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फॉर इंतखाबात करवाए जाएं, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं। और अभी तो देखा जाए कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, सैलाबी सूरत हाल है। तो अब क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार है, या खान
साहब का ये मुतालबा माना जाएगा, उनकी ये जिद पूरी की जाएगी? देखें, अगर इस तरह मुतालबात अभी आप इलेक्शन करा लेते हैं और फिर पीडीएम जो है वो तहरीक शुरू कर देती है कि आप फ़ौरन इंतखाबात कराएं, हम वज़ीर आज़म को नहीं मानते, हम इमरान खान को नहीं मानते क्योंकि इमरान खान ने तोशा खाना में अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की, वो फ़ौरन फटने का मुजरिम है, या उसने 650 कनाल चंदे में ले लिए और वो इललेजिटिमेट है और वो गलत उसके जो वो मामलात हैं, तो ये तो सिलसिला कभी रुक ही नहीं सकता। देखें, क्यों उनकी बात मान ली जाएगी? क्या वो कोई तीसमार खान है, फरोन है, डिक्टेटर है? क्या वो बुली हैं? क्या वो जिस तरह वो चाहेंगे उस तरीके से ये मुल्क चलेगा? मुल्क पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेगा। यहाँ कोर्ट्स आजाद हैं, वो जाएं कोर्ट में दरखास्त दें कि इलेक्शन करा दे कोर्ट। क्या कोर्ट इस तरह इलेक्शन करा सकता है? नहीं करा सकता। इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होंगे। हुकूमत का प्रोगेटिव है कि वो अगर असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन कराना चाहे तो वो करा सकते हैं, वरना एक जो पार्लियामेंट की टर्म है उसका तयन 5 साल का होता है, वो पहले से डिसाइडेड है। तो ये कहना कि एक उसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड करना कि अमेरिकन साजिश हुई जो कि साबित हो गया झूठी है, और फिर उसके आगे बढ़ के कहना कि जी ये इललेजिटिमेट हुकूमत है, ये करप्ट लोग हैं, तो ये इल्जामात तो इमरान खान के ऊपर भी हैं। तो इमरान खान के ऊपर भी बहुत संगीन इल्जामात हैं कि जो मैंने जिनका अभी जिक्र किया, तो ये सिलसिला तो नहीं रुक सकता। तो देखें, इल्जामात की बेसिस के ऊपर और इस बेसिस के ऊपर कि उनको शायद लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी कोई ज्यादा मकबूल होगी, जो कि मैं नहीं समझता ऐसा कोई चक्कर है, तो इस बेसिस के ऊपर डिमांड करना और पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना, और फिर जिस तरह IMF को खत लिखा गया, दैट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। ठीक, राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, पूरी सिचुएशन के ऊपर आप गुफ्तगू करते। लेकिन दूसरी जानिब खान साहब का ये भी कहना है कि अगर बरवक्त इंतखाबात नहीं करवाए गए तो वो अपने जो फैंस हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको कॉल देंगे और अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकलेगी। अब देखना यह है कि क्या ये भी टाइम आएगा, मुल्क जो कि इस वक्त ऑलरेडी सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो क्या हुकूमत उसके लिए भी रेडी है या नहीं। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और नाजरीन, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया से मदद की अपील कर रही हैं, और इस सैलाब से जहाँ 3.5 करोड़ अहले वतन बेघर हो चुके, मुतासिर हो चुके, वहीं मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर्स के नुकसान का भी सामना है। जबकि इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों में 6.5 लाख हामला खवातीन तिब्बी सहूलियात की कमी का शिकार है। सैलाब से मुतासरा इलाकों की 73,000 खवातीन के यहाँ इसी माह डिलीवरीज भी मुतवक्के हैं, और हुकूमत ने इन हामला खवातीन और इनके बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। क्या ये 1 अरब इन हामला खवातीन के लिए इनफ होगा, काफ़ी है? यही हम जानेंगे। हामला खवातीन को इस वक्त किन अशिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ गुरबत शाज़िया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक बड़ा नंबर है उन खवातीन का जो कि इस वक्त हामला हैं और सैलाब से मुतासिर हैं। सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत है इन खवातीन को, और बहुत ही आई एम श्योर चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा होगा? बहुत शुक्रिया नबीहा, जो आपने बात की है बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत तकलीफदेह और तशवीशनाक सिचुएशन है। जिस तरीके से आपने कहा कि जो तबाहकुन बारिशें हुई और जो सैलाब बर्पा हुआ, उससे जो तबाहकारी हुई है, अब उसकी नंबर जो है हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नंबर उन खवातीन का है जो हामला है और जिनको फौरी मदद की ज़रूरत है। अब आपने बात की है कि किस किस्म की उनको असिस्टेंस दी जाए, तो सबसे पहले तो नबीहा जो हमारी असेसमेंट है वो यही है कि गज़ा की किल्लत है, और अगर हामला खातून को वो गज़ा नहीं मिलेगी तो लाजमी है उसका जिस्म तो मुतासिर होगा, लेकिन उसकी साथ उसके अंदर जो जान पल गई है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो यकीनन ये बहुत ज़रूरी है कि उन तक मदद पहुँचाई जाए।
आपने जिस तरीके से कहा कि क्या 1 अरब रुपए की रकम जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुख्तस की है हामला खवातीन और जो छोटे बच्चे हैं उनकी ग़िज़ा के लिए वो काफ़ी होगी, तो बिल्कुल नबीहा इस वक्त तो मैं नहीं समझती कि हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर पहुंच सकेगी इस तमाम तबाहकारी को निपटने के लिए। और यही वजह है कि UN सेक्रेटरी जनरल, दुनिया के जो ममालिक हैं, ग्लोबल कम्युनिटी का हम हिस्सा हैं, हम एक मौसमियाती तब्दीली के शिकार हुए हैं। हमें लोगों की, दुनिया की मदद की जरूरत है और यही वजह है कि ये फ्लैश अपील UN की प्लेटफॉर्म से भी की गई है। UN सेक्रेटरी जनरल यहाँ आए थी, उन्होंने जो कुछ देखा, जो स्केल यहाँ तबाही का और मिजरी का, तकलीफ का देखा, वो खुद हैरान हो गए, वो खुद देख के परेशान हो गए कि ये किस तरीके से एक हुकूमत इसे हैंडल कर सकेगी। और यही वजह है कि उन्होंने मदद की, हमें अश्योरेंस भी दी है, अपील भी की है। और हमें जो आपने खवातीन की बात की, और मैं ये भी थोड़ा सा इसको आगे लेके जाऊंगी और कहूंगी कि हमें इस वक्त टेंट की भी जरूरत है फैमिलीज के लिए, उन्हीं माओं के लिए जिनके पास टेंट नहीं है, ना काफी है इस वक्त वो तादाद जो टेंट की हमारे पास है। ग़िज़ा की, आम ग़िज़ा की, कुक फूड की, ड्राई राशन की, मच्छर से बचने के लिए जो तदाबीर है उनकी अशद जरूरत है, खड़ा पानी है, उससे बीमारियां बिल्कुल, जानवर भी यहाँ पर, इंसान भी, तमाम लोग मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, नो डाउट। शाजिया साहिबा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहली टेलीथॉन की और 500 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद दूसरी टेलीथॉन उन्होंने की 521 का नंबर वो शेयर कर रहे हैं। ये 10 अरब मुतासरीन को पहुंचता हुआ, उन पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं देखिए, आप देख रही हैं, अब हम सब इस वक्त जो है ना अकाउंटेबल हैं अपनी अपनी जो एक हमारा ईमान उसको। और मैं मुकाबले की बात नहीं करती हूँ कि किसने कितना इकट्ठा किया, ये बड़ी छोटी बात है इस वक्त। मैं तो कहती हूँ कि जो अपने लोगों के लिए, अपने हम वतनों के लिए कुछ करेगा वो सुर्ख रूह होगा। और अगर किसी ने जमा किए हैं एक फोन पे इतने और दूसरे फोन पे इतने, तो वो पैसा है कहाँ? आपने देखा कि मौसूफ तखर तशरीफ लाए, शर्मनाक मनाजिर थे, शर्मनाक तस्वीर थी जो हमने देखी। और जो चार उन्होंने लोग टेबल पे बिठाकर, और उसमें से भी लोग कह रहे थे कि पता नहीं ये लोग कहाँ से आए थे, क्योंकि मुतासिर घरों के फैमिली को वो बिलोंग नहीं करते थे। फिर उनको उनके सामने जो है जिस तरीके से उनको चावल सामने रखे, मतलब 2 लोग बिठाकर आपने 200 तस्वीर खिंचवाई हैं। मैं कहती हूँ कि मतलब मुझे तो नबीहा अब कहेंगे तो कहेंगे जी सियासी मुखालिफ है, लेकिन दुनिया ने देखी वो तस्वीर, शर्मनाक वो तस्वीर थी। मुझे तो नहीं नजर आ रहा, आप तो अरबों की बात कर रही है, मुझे तो लाखों की मदद नहीं नजर आ रही उनकी तरफ से। तो मैं अब क्या कमेंट करूं? मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कांगड़ में हूं, मेरा फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट है। मैं तो सबको कहती हूँ कि जी आइए देखिए, अगर कहीं आप मदद करा सकते हैं तो मदद कीजिए, लेकिन तमाशा ना बनाइए। जो शादी साहिबा, बिल्कुल अभी सियासी तरजीहात को परे रखकर जरूरत इस अमर की है कि सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ किया जाए, हमारे बलोचिस्तान को दोबारा से आबाद किया जाए जो इस वक्त सैलाबी कैफियत का सामना करना पड़ा है। वफाकी हुकूमत की क्या तरजीहात हैं और क्या होनी चाहिए, आप क्या समझती हैं? नबिया, सबसे पहली जो तरजीह इन तबाहकुन सैलाब में हमने देखी वो थी रेस्क्यू की, और उस पर हमारी मदद जो है वो हमारी पाक फौज ने भी की है, क्योंकि कई इलाके थे जहां हम नहीं पहुंच सकते, कट ऑफ थे, उनके पास इस तरह का इक्विपमेंट होता है, इस तरह की एक्सपर्टीज और तजुर्बा होता है कि लोग निकाल सकें। तो इसमें हमने आज भी हम उन्हीं की मदद की तवक्का करते हैं ऐसे इलाकों में जो लोग कट ऑफ हैं। तो पहले तो होता है रेस्क्यू ऑपरेशन, जहाँ सिविल इंतजामिया और मिलिट्री इंतजामिया ने काम किया। अब जो दूसरा रिलीफ का बहुत अहम मरहला होता है, जिसके लिए इमरान खान साहब पैसे इकट्ठे तो कर रहे हैं पर लगा कहाँ रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। बहरहाल देखिए, मैंने कहा ना कि मदद जितनी भी आए कम है, कोई हुकूमत इसको पहुंच नहीं सकती। और फिर नबीहा बहुत इम्पोर्टेंट, और आपने इसका अंदिया भी दिया, रिहैबिलिटेशन, दोबारा से अपने घरों में, अपने इलाकों में बसाना और बेहतर तरीके से बसाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए।
और इसमें हम अकेले नहीं कुछ कर सकेंगे, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मदद दरकार होगी मुख्तैर हज़रात की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, UN पार्टनर्स की, डेवलपिंग पार्टनर्स की, हमें दुनिया की मदद चाहिए होगी। शाज़िया जी, बीइंग अ मदर आई कैन फील द पेन एंड आई एम श्योर आपको भी वो तकलीफ का एहसास होगा जो हामला ख़वातीन इस वक्त फेस कर रही हैं। सारे जो सैलाबी सूरत हाल वाले जो इलाके हैं वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो जाए तो बड़ा एक तकलीफ का मरहला हो जाता है। आप समझती हैं कि यहाँ पर प्रॉपर मेडिकल कैंप्स होने चाहिए जो सिर्फ हामला ख़वातीन के लिए ही महदूद होने चाहिए? नबीहा, आइडियली तो जो बात आपने की वो दुरुस्त है। आई डोंट थिंक इसमें कोई दो राय हो सकती है कि प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए और माओ को तकलीफ ना हो, लेकिन कैटास्ट्रॉफी के अंदर सब तकलीफ झेलते हैं, ये भी एक हकीकत है नबीहा। एज मच एज यू वांट एज अ मदर एंड आई वांट एज अ मदर ऑफ टू कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और माओ को तकलीफ ना हो, मगर यकीनन तकलीफ होती है। मैं आपसे गलत बयान नहीं करूंगी, इन हालात में तकलीफ हुई है, इन हालात में ऐसी ऐसी जगहों पे बच्चे डिलीवर हुए हैं जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन कुदरत है, एक जान आनी है दुनिया में, वो रुक नहीं सकती है कि कब हम कैटास्ट्रॉफी से फारिग हो और वो बच्चा पैदा हो, तो उसका टाइम उसमें आना है। फिर वो चाहे किसी सड़क पे डिलीवरी हो रही हो, किसी एम्बुलेंस में हो रही हो, किसी टूटे मकान के अहाते में हो रही हो, लेकिन ये हकीकत है। अब हम लोग इसमें देखिए, हुकूमत कर रही है, कैंप्स भी लगा रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करूंगी उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन अस्पतालों को, उन मेडिकल जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनको, कि जो कैंप्स लग रहे हैं जिसमें कि CPHI तो सिंध में एक अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ काम करता है ये इदारा, लेकिन इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है, कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कैंप्स लगाए हैं। आई अप्रिशिएट एवरीबॉडी, अल्लाह ताला उन सबको अजर दे जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक की भी जान बचाना और एक की भी काम आने से अल्लाह ताला जो है उसका बहुत जो है उसका रिटर्न होता है। तो मैं खुद देख रही हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी की अभी भी जरूरत है, हो भी रहा है, मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूँगी, हो भी रहा है, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस जो है वो अब इमर्ज हो रही हैं, जैसे पानी खड़ा है जिसमें मलेरिया है, डेंगू है, स्किन की डिजीजेस हैं, स्कैबीज, दीगर जो अमराज है स्किन के, वो बहुत खतरनाक हैं। और यकीनन इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा, जब तक ये पानी खड़ा रहेगा, गो के कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं से पानी का रास्ता निकाला जाए, लेकिन नबिया फैक्ट ये है कि जब तक पानी खड़ा रहेगा ये बीमारियां आगे आएंगी, इन बीमारियों से लोगों को खतरात लाहक होंगे। लिहाजा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनकी क्लिनिक कई बड़े शहरों में, मैं आपकी तवज्जो से उनको भी अपील करूंगी कि प्लीज कुछ दिनों के लिए अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ें, जो दवा आपके पास है या इकट्ठी कर सकते हैं, आप जिस इलाके में थे जाइए, बिकॉज ये सत्ता जारिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और आपने कहा कि जो जान आनी है वो तो नो डाउट इस दुनिया में आनी ही है, उस ज़िंदगी ने सांस लेनी ही है, लेकिन जिस सिचुएशन में ये हमला ख़वातीन हैं वो एक नॉर्मल हालात नहीं है, वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। बहुत सारी वबाएँ, बहुत सारे अमराज यहाँ पर फूटे पड़े हैं और ऐसे में खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी भी अपील है, अगर कोई भी देख रहा है हुकूमती वुज़रा, हुकूमत की टीम में से, कि जल्द अज जल्द इन ख़वातीन के लिए इक़दामात किए जाएं और उनके लिए स्पेशल कैंप्स लगाए जाएं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद मच्छरों की पैदाइश में होने वाले इजाफे से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में डेंगू और मलेरिया तेजी से फैल रहा है। गुज़श्ता 24 आवर्स के दौरान जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद में इजाफा हुआ है और 422 खैबर पख्तूनख्वा में 2397, कराची समेत सिंध में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद बढ़कर 1265 हो चुकी है। मुतअद्दिद मरीज ऐसे भी हैं जो अस्पताल का रुख नहीं कर सके और सरकारी रिकॉर्ड
में मौजूद नहीं है उनका नाम। बुखार सरदर्द की सूरत में 90% मरीज पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क भर के मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल और उसके फॉर्मूले की तमाम गोलियां मार्केट से आउट हो चुकी हैं। इसी हवाले से मेडिकल स्टोर्स मालिकान क्या कह रहे हैं, ये अद्वियात क्यों गायब हुई हैं, पहले वो जानते हैं और आपको दिखाते हैं। ख़ास तौर पे मल्टीनेशनल आप ले लें या आप लोकल ले लें, दोनों मेडिसिन शॉर्ट हैं। एक तो जो है पावर ऑफ सप्लाई नहीं है, दूसरी बारिश है, दूसरे रास्ते बंद हैं, तो ये सारे मामला मिलके जो है ना हर चीज़ को डाउन कर दिया है उन्होंने। असल वजह ये है कि जो सैलाब ज़दगान में माल जा रहा है, जिनको पास लोगों के पास फंड जमा हो रहा है, वो पैरासीटामोल लेके जाए जा रहे हैं और माल की शॉर्टेज होती जा रही है। कम से कम पेट्रोल का डब्बा सर 800 के 900 का डब्बा मिल रहा है, जिसकी प्राइस जो सर डब्बे पे लिखी है 259 सर, 200 में 250-300 जो 300 रुपये का डब्बा है सर, वो इस वक्त 800-900 रुपये का मिल रहा है। कंपनी वाले यहाँ पे मैन्युफैक्चर माल दे ही नहीं रहे, पिछले ना 6 महीने से ना माल नहीं है पैनाडोल का ग्रुप, तो सप्लाई ही नहीं है, यानी माल ही नहीं है। मार्केट में पैनाडोल कंपनी सप्लाई नहीं दे रही, एरिया में सप्लाई दे रही है, मार्केट में नहीं दे रही है। मार्केट में सप्लाई कंपनी देगी। ठीक है, मेडिकल स्टोर्स मालिकान क्या कहते हैं, ये तो आपने जाना, कीमतें ज्यादा हैं, बढ़ चुकी हैं, पैनाडोल मार्केट से गायब है, ये इस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले सिचुएशन क्या है इस हवाले से जानते हैं। डॉक्टर कासिम आफरीदी, प्रोग्राम मैनेजर IVC खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू है, हुकूमती सतह पर कुछ इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं? आवाज ही नहीं जी डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ हुकूमत क्या इकदाम कर रही है डेंगू के हवाले से? आपकी बात मैंने सुन ली है। थैंक यू वेरी मच टेकिंग मी ऑन बोर्ड इस इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने की। जिस तरह आपने बता दिया कि ऑलरेडी डेंगू हाई ट्रांसमिशन सीज़न है, क्योंकि ये वार्म एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में ज़्यादा जो है ना उसकी ब्रीडिंग करता है, और बाकी उसके ऊपर से जो है ना सैलाब की सिचुएशन भी बन गई है। तो जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर हो, पूलिंग ऑफ वाटर हो, पानी कड़ा हो, तो वहाँ पे मलेरिया, डेंगू और ये बीमारियाँ जो है ना बढ़ जाती है। तो इसी सिचुएशन में जो है ना वो डेंगू की केसेस काफ़ी बढ़ी है। और कल की रिपोर्ट के मुताबिक, यार ये मेरी आवाज़ में एको आ रही है, अपनी आवाज़ मुझे सुनाई सर, लेकिन हम आपको सुन पा रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। लेकिन खैर इन्हें हाउ मैं आपको बताता हूँ, एज ऑफ यस्टरडे जो है ना टोटल केसेस की तादाद जो है ना डेंगू की पूरी प्रोविंस में 3100 है। इसमें 3 जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें जो है ना सर फहरिस्त मर्दान का है, जिसमें 3100 केसेस हैं। फिर इसके बाद जो नंबर आता है वो केसेस जो है ना 300 खैबर के हैं, और बाकी केसेस जो है ना 2250 जो है ना वो नौशेरा के हैं। ये केसेस अगर आप देख लें सिवाय मर्दान के, वो ज़्यादा है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि बंदा जो है ना इस लेवल पे ले के लोगों को परेशानी हो जाए। इसी को टैकल करने के लिए जो इमरजेंसी रिस्पांस या आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन रिस्पांस है मल्टी सेक्टोरल के थ्रू, अंडर एवरी डिप्टी जो है ना वो कमिश्नर के अंडर सारे डिपार्टमेंट मिल के इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट इसको टेक्निकली और लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बता दिया कि फ्लड की सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की है कि ये पानी काफी केसेस मजीद बढ़े, तो इसके लिए वी आर ऑन इट। हम जो है ना सारी डिपार्टमेंट, पूरी मशीनरी और अलॉन्ग विद द नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डोनर इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। डॉक्टर साहब, ये तो आप बात बजा फरमा रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल का सामना है, नकासियाब में भी एक वक्त दरकार होगा, लेकिन आप समझते हैं कि इंतजामिया या हुकूमत को बर वक्त थोड़े से इकदाम करने चाहिए, कम से कम स्प्रेस होते हैं? और अभी आप देखिए पैरासीटामोल, पैनाडोल ये मार्केट से आउट हो चुकी है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, वो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन काफी हद तक अंडर कंट्रोल है और इंतजामिया इस हवाले से एक्टिव भी है, लेकिन जो नंबर हमने आपके साथ प्रोग्राम के आगाज में शेयर किए हैं वो काफी अलार्मिंग नंबर है, और हुकूमत क्या इस हवाले से
इकदाम कर रही है, ये अभी क्लैरिटी इतनी हमें दिखाई नहीं दे रही है या वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम आफरीदी, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क भर में नाजरीन आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। आए रोज़ कम उम्र बच्चों को कुत्ते के काटने के वाकयात की जो खबरें हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में आवारा कुत्तों की आबादी 80 लाख है और आलमी दायरा सेहत WHO के मुताबिक हर साल 5000 पाकिस्तानी रेबीज से मुतासर होते हैं और मुल्क में सबसे ज्यादा केस सिंध में इस हवाले से रिकॉर्ड हो रहे हैं। और इस हवाले से इंतजामिया क्या कर रही है, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, ये भी एक सवाल या निशान है। बहरहाल WHO के मुताबिक रेबीज से इंसानों की अमवात का 99% कुत्तों के काटने से ताल्लुक होता है और मुतासरीन में 40% से 15 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। इन वाकयात की रोकथाम के लिए सरकारी सतह पर कुत्तों की नस्लकुशी की मुहिम भी शुरू की है, जिसके खिलाफ जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली NGOs और मुतहरिक हो गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज अनीसा उमरजई, शी इज अ सोशल वर्कर, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अनीसा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन स्टूडियो। ये जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये तो बहुत ही अलार्मिंग हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, इस टाइम पे जो कुत्ते के काटने के वाक़यात हैं उनमें मैं कुत्तों से ज़्यादा ज़िम्मेदार समझती हूँ हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत के लिए बहुत ही कोशिशों के बाद एक ऐसी पॉलिसी डेवलप की गई थी TNVR की, जो कि नहायत ही इफ़ेक्टिवली कुत्तों की तादाद को कंट्रोल कर सकती थी। इसके अलावा कुत्तों को महफूज भी बना सकती थी। महफूज होने से ये होता कि अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काट भी लेता तो वो रेबीज़ से एटलीस्ट महफूज रहता। लेकिन उस TNVR पॉलिसी पे हुकूमत ने प्रॉपर तरीके से अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से ना कुत्तों की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई और ना ही लोगों को कुत्तों के काटने की जो तादाद है उसमें कोई कमी वाक़या हो सकी। लेकिन अब अनीसा, ये जो नंबर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हुकूमत के चले हम नाअहली मान लें, इंतज़ामिया के हम नाअहली मान लें और उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो अभी वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है और उस पर एतराज़ उठाया जा रहा है नस्लकुशी पर। क्या वर्डिक्ट है आपका और जो दीगर तंजीमें काम कर रही हैं, जितने भी सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं? क्योंकि नस्लकुशी किसी भी तरह से हल नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, आप अपने जैसे ममालिक में देख लें, आप श्रीलंका फौरी तौर पर क्या होना चाहिए? आई टोटली एग्री विद यू, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि ये बर वक्त इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है तो फौरी तौर पर आप क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए रोकथाम के लिए? बच्चों के लिए सबसे पहले तो लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि कुत्ते के सामने बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है। बच्चे, आपको पता है, जैसे कि शरारती होते हैं थोड़े से, तो वो समटाइम्स कुत्ते को खुद ही प्रोवोक कर लेते हैं। माँ बाप को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि उन्हें किस तरह समझाना है कि कुत्ता ऑब्वियसली एक जंगली जानवर है, उससे बचकर उससे दूर कैसे रहना है। बच्चे ज़्यादातर शरारत में कुत्ते को प्रोवोक कर देते हैं और कुत्ते उनको काट लेते हैं, ज्यादातर यही होता है। इस वजह से थोड़ी सी सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बॉडी लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुत्ते से दूर कैसे रहा जाए और उससे बचा कैसे जाए। अच्छा, सिंध में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो इतलात आ रही हैं कि सरकारी मशीनरी कुत्तों के खिलाफ जुल्म कर सकती है, अदालत और मुल्की कवानीन जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ देने की जमानत देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मशीनरी है ये उन पर जुल्म मुस्तम किया जा रहा है, उनकी नस्लकुशी की जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? नस्लकुशी जुल्म ही है इस वजह से, क्योंकि देखें, अगर एक कुत्ता किसी एक बच्चे को काट लेता है तो उसका मुजरिम आप सारे के सारे कुत्तों को तो नहीं बना सकते। वो एक कुत्ता आइडेंटिफाई होना चाहिए, अगर उसको रेबीज है तो उसको यूथनाइज करना चाहिए ह्यूमन तरीके से, ना कि उस इलाके के आप 50-60 कुत्ते जो कि बेकसूर हैं उनको मार दें। इसकी बजाय TNVR इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो TNVR है वो ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज एक तरीका है जिससे कुत्तों को पकड़कर उनको वैक्सीनेट करके न्यूटर। आपको लगता है हमारे यहाँ उस तरह का मैकेनिज्म है? हमारे यहाँ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश जरूर की गई थी, बिल्कुल, लेकिन हर मंसूबा आपको पता है करप्शन का शिकार हो जाता है या फिर पोलिटिसाइज हो जाता है। हर जगह पे मुख्तलिफ पार्टीज इस टाइम पे गवर्नमेंट में हैं और
इस मामले को एक दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम उसका डाल देती हैं। अच्छा, कितने जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। मुल्क भर में जो आवारा कुत्तों की आबादी है वो अनीज़ा 80 लाख है, विच इज़ अ बिग नंबर आई थिंक। तो इनकी वैक्सीनेशन होते होते भी इट विल टेक अ टाइम, बहुत वक्त लगेगा। तो फौरी तौर पर आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट को, इंतजामिया को, हुकूमत को क्या करना चाहिए कि कोई खुदा ना खास्ता कोई सैड इंसिडेंट रूनुमा ना हो? गवर्नमेंट को इस टाइम पे सिर्फ एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं जबकि TNVR इम्प्लीमेंट होने के ऑर्डर्स जारी हो चुके हुए हैं फेडरल लेवल पे और सिंध लेवल पे। पंजाब लेवल में कुछ ही महीने हुए हैं। अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली इस चीज़ पे अमल दरामद कर लेती तो बहुत हद तक इस मसले को कंट्रोल कर लिया जाता। सिटीज़ में ऑलरेडी कुत्ता मार मुहिम इतनी ज़्यादा हुई है कि कुत्तों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी। कराची में पिछले साल एक वाकया भी हुआ था, आपको याद होगा, क्लिफ्टन के इलाके में था, तब भी हमारी गालिबन आपसे ही बात हुई थी। हाँ जी, वो पेट डॉग्स थे। जी, और उन पेट डॉग्स का भी हमने देखा कि वो एंड किस तरह से उनको भी इंजेक्शंस लगाए गए और फिर वो सारा सिलसिला हुआ। अच्छा, कितने शेल्टर होम एनिमल शेल्टर्स हैं? अगर मैं लाहौर की बात करूं, पंजाब की बात करूं, सिंध की बात करूं, या उन इलाकों की कि जहां पर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर वहां पर एनिमल शेल्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए तो डू यू बिलीव कि फिर केसेस कम हो सकते हैं? बिल्कुल, बाहर के मुल्कों में ऐसे ही होता है। एनिमल पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे भी इस तरह के कुत्ते या किसी भी तरह के जानवर ऐसे जो कि इंसान नापसंद करते हैं उनको शेल्टर्स में ले जाया जाता है। अगर यहाँ पे भी शेल्टर्स की तादाद ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली सड़कों पर तादाद कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी जानवर को बंद कर देना, उसकी नेचुरल लाइफ उससे छीन लेना किसी भी तरह हल नहीं होता। हर मामला सस्टेनेबल तरीके से ही हल होता है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हमेशा शॉर्ट टर्म ही आउटकम देते हैं, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं देते। अभी के लिए हम कुत्तों को कुछ अरसे के लिए कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक इलाके से जब कुत्ते नहीं रहेंगे तो बाकी इलाकों के कुत्ते ऑलरेडी जो रहते हैं इर्द गिर्द वो उसमें एंटर हो जाएंगे और वो ज़्यादा एग्रेसिवली एंटर होंगे और अपना इलाका बनाने के लिए वो और ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करेंगे। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक मामला है और इसी के बारे में अवेयरनेस देना जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा अनीसा, हमने वेस्ट में तो देखा है कि वहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वेस्ट में पीपल आर वेरी काइंड, दे आर वेरी जेनरस, तो वहाँ पर तो बड़ी आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं स्ट्रीट डॉग्स को भी। हमारे यहाँ अभी तक ये वाला कल्चर नहीं हम देख रहे, जो कि बहुत सारी NGOs और इस हवाले से बात भी कर रही हैं। आपको लगता है कि ये कल्चर हमारे यहाँ भी होना चाहिए? अगर ये कल्चर हमारे मुल्क में आ जाए ना तो हमारा आधे से ज़्यादा मसला ही हल हो जाए। अगर हर घर एक कुत्ता अडॉप्ट कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता सारे डॉग्स जो है वो डोमेस्टिकेट होते जाएंगे और ऑब्वियसली ओनर न्यूटर्स पे कराएगा तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ मसला एक तो एक रिलीजियस मिसकंसेप्शन भी है कुत्ते के बारे में। इसके अलावा वैसे भी लोग ज़रा ब्रीड कॉन्शियस ज़्यादा हैं, वो जहाँ पर गुर्बत होती है वहाँ पर लोग थोड़ा सा ब्रीड कॉन्शियस और मटीरियलिस्टिक टाइप के शो ऑफ की तरफ ज़्यादा रुझान हो जाता है। तो ये मसले जब आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे तो ऑब्वियसली इस मसले के भी रेजोल्यूशन की तरफ। थैंक यू सो मच अनीसा, आप हमारे साथ प्रोग्राम में थे, इन कॉन्वर्सेशन और इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। हुकूमत को भी इस हवाले से, इंतज़ामिया को भी कार्रवाई इकदाम उठाने चाहिए और एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एनिमल शेल्टर्स जो हैं उनकी तादाद में यकीनी तौर पर इजाफा होना चाहिए, क्योंकि जो केसेस सामने आ रहे हैं और जो नंबर है वो बहुत ही खौफनाक है। अनीसा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो अब मैं प्रोग्राम में जनाब आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और लास्ट वीकेंड मैं भी अपने बच्चों के साथ सफारी पार्क जाने का सोच रही थी और उसके बाद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गई। तो सफारी पार्क आप जाते हैं सैरो तफरी के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन कई दफा ये जो एंटरटेनमेंट है या ये तफरी है ये भारी भी पड़ सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ भारत में, जहां पर सफारी पार्क में तफरी के लिए जाने वाले लोग परेशान हो गए, भाग गए, डर के उनको भागना पड़ा, क्योंकि हाथी को इन लोगों का सफारी में आना अच्छा नहीं लगा, पार्क में आना अच्छा नहीं लगा। सयाहों की सैर लगता है हाथी को पसंद नहीं आई और उसने इनको पार्क से भगाने की ठान ली। और उसके बाद हमने देखा कि जो बस ड्राइवर था उसने फौरन बड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, अक्ल से काम लिया और गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और गाड़ी को फौरन से भगाना शुरू किया। पीछे रिवर्स गियर में ड्राइवर ने गाड़ी भगाई और मुश्किल से अपनी और गाड़ी में सवार जितने भी लोग हैं इसने उनकी जान बचाई। सो इट्स इंटरेस्टिंग वीडियो, आई एम श्योर आपको भी अच्छी लगी होगी। बहरहाल अब प्रोग्राम में लेंगे अब एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। Pakistan
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में खुशामदेद। आईफोन 14 की लॉन्चिंग हो चुकी है। नए आईफोन में क्या है, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के जानिब से अमेरिका में आईफोन 14 की रुनुमाई की गई है, जिसमें इमरजेंसी सैटेलाइट कनेक्टिविटी, कार क्रैश डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। अब ये कार क्रैश डिटेक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, इमरजेंसी सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्या है, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा है। आई एम श्योर आप भी जानना चाहते होंगे कि आईफोन 14 के नए फीचर्स कौन से हैं। हर शख्स इसके बारे में जानना चाह रहा है और बड़े मजे मजे की मीम्स भी इस हवाले से खूब वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है कि इस बार एक किडनी से काम नहीं चलना, तो कोई कह रहा है कि गुर्दे के साथ साथ कुछ और भी बेचना पड़ेगा, तभी जाके ये फोन जो है वो कुव्वते खरीद में पहुंचेगा। बहरहाल बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद है आईटी एक्सपर्ट फहद मलिक। फहद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। मेरे साथ साथ तमाम देखने वाले भी जानने चाह रहे हैं कि इस नए आईफोन में कौन कौन से नए फीचर्स हैं और ये कैसे आईफोन 13 से आईफोन 14 डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। बिल्कुल नबीहा, आईफोन का लॉन्च होना हमेशा की तरह टेक की इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खबर होती है और ये एक ड्रग है जो आईफोन यूज़र्स को फोर्स करता है कि वो पुराने वर्जन से नए वर्जन पे शिफ्ट हों जब भी नया आईफोन आता है। तो एप्पल ने एज़ यूजुअल 14 लॉन्च कर दिया है और हमेशा की तरह 13 में और 14 में कोई मेजर तो खैर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एप्पल हमेशा की तरह कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं लाता, लेकिन स्टिल पीपल बाय नया वर्जन जो आईफोन का आता है। तो 14 के दो वेरिएंट्स निकालेंगे हैं जी, 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, और दोनों के थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क है। 13 की निस्बत प्रो में 6.1 इंचेस साइज़ दिया गया स्क्रीन का और दूसरे में 6.7 इंचेस दिया गया। फिर जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि एक नया फ़ीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है जो क्राइसिस कम्युनिकेशन में बड़ा ज़बरदस्त है और वो आप बग़ैर सिम के इस आईफोन को इस्तेमाल कर सकते हैं और सैटेलाइट के थ्रू ये कनेक्ट होता है। एक और जो इसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ एप्पल ने डाली है वो ये कि ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि आप क्रैश हुए हैं, आपकी गाड़ी लगी है या आप गिर गए हैं, तो इट हैज़ दिस फीचर विच ऑटो डिटेक्ट्स इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी या आप क्रैश कर गए। फिर थोड़ा सा उन्होंने एज़ यूजुअली वाटर प्रूफ है, कैमरा 48 मेगापिक्सल कर दिया गया है और फिर जो फ्रंट कैमरा है उसमें ऑटो फोकस का फीचर डाला गया है जो सेल्फ़ी तस्वीर हैं उनकी क्वालिटी को इन्हांस करता है। फिर जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उनकी वीडियो के लिए स्टेबलाइजेशन को बड़ा बेहतरीन किया गया है, यानी अब आप वैसे भी आईफोन को इस्तेमाल किया जाता रहा है फिल्म्स बनाने के लिए और शॉर्ट फिल्म्स के लिए, तो अभी जो कैमरा क्वालिटी है वो पिछले फ़ोन्स की निस्बत बड़ी इम्प्रूव कर दी गई है। फिर एक और चीज़ इन्होंने ऐड की है, जो पुराने आईफोन्स में हमें नॉच ऊपर टॉप पे नज़र आती थी जो बेसिकली दैट वाज पार्ट ऑफ हार्डवेयर, अब इन्होंने उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्स बना दिया और उसको इन्होंने जो नाम दिया है वो डायनामिक आइलैंड का नाम दिया है। अब डायनामिक आइलैंड नबीहा करता ये है कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप मैच देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे एंजॉय कर रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं, तो जो आपकी अपडेट्स हैं, आपने स्कोर देखना है, आपने स्पॉटिफाई पे कुछ प्ले करना है, आपने कोई अपने नोटिफिकेशंस चेक करने हैं, वो डायनामिक आइलैंड पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे, यानी आप कोई ऐप आपने ओपन की हुई है, यू डोंट हैव टू स्विच फ्रॉम दैट ऐप, आपको डायनामिक आइलैंड पे आप वो चीज़ें सारी कर सकते हैं। तो ये मेजर फीचर्स हैं जो आईफोन 14 में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और नॉर्मली एप्पल मिनी भी निकालता होता है हर वर्जन का, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स वेरिएंट्स निकाले गए हैं। अच्छा फहद, आईफोन 14 सैटेलाइट से किस तरह से मुंसलिक होगा, कनेक्टेड होगा? बेसिकली जो ये वाला फ़ीचर है ये अभी एप्पल ने इस वर्जन में इंट्रोड्यूस कराया। अब है ये कि आपके फ़ोन को वाईफाई, सिम या किसी किस्म की कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है और एप्पल का इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि अगर आप क्रैश कर गए हैं, जैसे ही आप क्रैश करते हैं आपका फ़ोन गिरता है तो ये ऑटो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि कुछ हुआ है। फिर एक क्वेश्चनर आपको दिखाया जाता है, वो क्वेश्चनर आपसे पूछता है कि आपको इमरजेंसी की ज़रूरत है, आपको कोई अर्जेंट हेल्प चाहिए या आप अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप वो उस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो आपके फ़ोन में सिम ना भी हो
हो, लेकिन ये फिर भी आपके दोस्तों के साथ आपकी लोकेशन फाइंड माई आईफोन का जो फीचर है उसके थ्रू शेयर कर सकता है। और अगर आप मतलब क्रैश नहीं किए, स्टिल यू वांट टू ऑप्ट फॉर द इमरजेंसी फीचर, तो आप मैनुअली जाके उसको कर सकते हैं। तो जितने आईफोन 14 और 14 प्रो इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं उनमें ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट श्योर कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल होगा या नहीं, लेकिन यूएस और कनाडा में 2 साल के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी फ्री है। फहद, अब सबसे मुश्किल सवाल और दिल दहला देने वाला सवाल, आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे, नया आईफोन 14 पाकिस्तान में कब आ रहा है और इसकी कीमत क्या है? दिल थाम कर बैठिएगा। कीमत और जो नबीहा डॉलर का रेट चल रहा है उस पे तो मेरे ख्याल में कीमत बहुत ख़तरनाक टॉपिक है, लेकिन प्री ऑर्डर जो रेट चल रहा है आईफोन 14 प्रो का, दैट इज़ तकरीबन $799, और जो प्रो मैक्स है उसका $899 प्री ऑर्डर रेट है, और जो कि तकरीबन आईफोन 14 प्रो का बनता है तकरीबन 1,70,80 हज़ार के करीब, और जो प्रो मैक्स है उसका बन जाता है तकरीबन 2,10,000 के करीब। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो बाहर से फ़ोन इंपोर्ट होते हैं वो बंद होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप PTA की जो टैक्स है वो डालेंगे तो तकरीबन अब गवर्नमेंट ने वो टैक्स भी बढ़ा दिया है, तो अब जो प्राइस है यानी 1,70,000 है तो उस पर 1,30,000 आप और डालें तब आप पाकिस्तान में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो 2,10,000 वाला है उस पर भी तकरीबन 1,30,000 का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तकरीबन नया आईफोन आपको 3-3.5 लाख रुपए में मिलेगा, और प्री ऑर्डर रेट्स हैं पाकिस्तान में आने में तकरीबन 1-1.5 महीने में पाकिस्तान में तो भी अवेलेबल। फिर सोशल मीडिया मीम्स बिल्कुल ठीक बनी है ना कि अब एक किडनी से कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा फहद, एप्पल वॉच सीरीज 8 का बहुत शोर है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या खसूसियात हैं और इससे कैसे ज़िंदगी और आसान होगी एप्पल वॉच से? जी बिल्कुल नबीहा, जो इसी फ़ोन के साथ जो वॉच निकाली गई है उसमें भी कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, और वो पाकिस्तानियों के साथ साथ जो एथलीट्स हैं बेसिकली इसको उनको जहन में रख के डिज़ाइन किया गया है। और थोड़ा सा इसमें जो नॉर्मल आईफोन की वॉचेस आ रही थी एप्पल की उनमें उनकी बनिस्बत इसकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड की गई है, तकरीबन 36 घंटे तक अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल फीचर्स आते हैं एप्पल की वॉचेस में, जिसमें मैप्स है, सिरी है, म्यूज़िक है, कॉल्स हैं, GPS है, वो सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन जो फ़ोन में नया फीचर आया है SOS का, क्रैश डिटेक्शन का, और जो एमरजेंसी SOS वाया सेटेलाइट है वो इस घड़ी में भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। यानी अब आप अगर क्रैश करते हैं तो SOS एमरजेंसी में आपने कोई टेक्स्ट किसी दोस्त को करना है, या आपकी जो वॉच है उसने आप क्रैश कर गए हैं तो वो ऑटो डिटेक्ट भी कर लेगी कि आपका एमरजेंसी SOS मैसेज, वो एक सेटिंग है वो आप इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर जो केस है वो टाइटेनियम केस इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। फॉल डिटेक्शन है, अगर खुदा न खास्ता आप गिर जाते हैं क्रैश के साथ साथ तो ये भी एक फ़ीचर है, और आप उसको सेटअप करते हैं तो आपके कॉन्टेक्ट्स को एक एमरजेंसी जो है मैसेज भी चला जाता है। फिर GPS को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, जो हेल्थ के फीचर्स हैं, हार्ट बीट डिटेक्शन, वो सारी चीज़ें इसमें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। बाकी जो मेजर इंट्रोडक्शन है इसमें वो यही एमरजेंसी वाला और जो क्रैश डिटेक्शन है वो है। बाकी जो इसकी कीमत है वो तकरीबन फ़ोन जितनी ही है, यानी जितने में आपने फ़ोन लेना है $799 में, उतने में ही आपको एप्पल की जो नई वॉच 8 सीरीज़ की है वो मिलेगी। तो नॉर्मली थोड़ी सी प्राइसेस कम होती हैं फ़ोन की निस्बत, लेकिन इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसमें एथलीट्स को मद्देनज़र रख के इसको डिज़ाइन किया गया। थैंक यू सो मच फहद मलिक, IT एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आईफोन 14 के बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। जहां पर आईफोन 14 के फीचर्स इंटरेस्टिंग थे, वहीं पर उसकी जो कीमत थी वो हमें बिल्कुल दिलचस्प नहीं लगी। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोशल मीडिया का यूज एंड बोट्स टेक्नोलॉजी। अगर आप में से कभी किसी ने इसके बारे में सुना हो तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस हवाले से आपको अवेयर करने वाले हैं। तो नाज़रीन, दुनिया भर में सियासी, समाजी और मजहबी जमातें सोशल मीडिया को अपने नजरियात की तरवीज के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन सोशल मीडिया की इस जंग में फेक न्यूज, जाली ट्रेंड्स और जाली अकाउंट्स के जरिए ट्रोलिंग के मसाइल अक्सर नजर आते हैं। फेक न्यूज और बोट्स को कैसे रोका जा सकता है और पता कैसे चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है कुछ सर्टेन अकाउंट्स के लिए, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अगेन IT एक्सपर्ट एजाज आसी साहब। एजाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। तो सर, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का इस्तेमाल कैसे रोका जा सकता है और सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि खबर जाली है और ये फेक अकाउंट है?
देखिए, मेरा ख्याल है पहले हमें एक थोड़ा सा स्टेप बैक करने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड कि किसी चीज को रोकना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइज एंड स्कोप ऑफ दैट एनिमी और टेक्नोलॉजी और व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू कॉल इट। तो इसका फेक न्यूज पूरी दुनिया में ना सिर्फ एक फैलता हुआ मेनस है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा ये कुछ महीने पहले कि ये नंबर 1 दुनिया को इस वक्त जो चैलेंज है वो फेक न्यूज है। इट्स नॉट टेररिज्म एनीमोर, इट इज नॉट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एनीमोर, इट इज फेक न्यूज। दैट्स द नंबर 1 प्रॉब्लम फॉर द ग्लोबल पीस एज वेल एज जो स्मूथ लाइफ है उसको चलने के लिए इसका बड़ा जरूरी। दूसरा, अगर हम नंबर की बात करें तो $78 बिलियन जो है वो कॉस्ट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ स्टडीज ने इसको जो है वो कोट की है। एंड $78 बिलियन में लोगों की जो जिंदगियां खराब हो रही हैं, लोगों को जो डिप्रेशन हो रहा है, लोगों को जो वो जिंदगी मतलब अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, वो उसमें काउंट नहीं हो रही। ऑब्वियसली उसको कैलकुलेट करना एक इंसानी जिंदगी को एक डॉलर वैल्यू या रुपीस की वैल्यू में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप सिर्फ इसकी देख लें कि अमेरिका में तकरीबन जो 32 करोड़ की आबादी है, तो उस 32 करोड़ की आबादी में तकरीबन 6% लोगों ने कहा कि हमें जो है वो इंस्टाग्राम यूज करते हुए हमारा ईटिंग डिसऑर्डर, हमें डिप्रेशन, हमें सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत अरसे से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने, कांग्रेस ने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वावेला भी किया, इसको स्क्रूटनाइज भी करने की कोशिश की, और उसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि ये जो जिन है ये इतना बड़ा है कि हम अभी तक सही तरीके से एजाज साहब ये ट्विटर के अलावा ये सोशल मीडिया के जो दूसरी साइट्स हैं वहां पर भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इस पर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है या सिर्फ ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक्सपर्ट समझ सकता है और उसका इस्तेमाल करता है? जी, इसमें देखें, आज से जो है तकरीबन 3 साल पहले जो है वो यूके में एक स्टडी हुई और उन्होंने कहा कि अगर आपने एक फेक न्यूज करनी है तो फेक न्यूज की कैंपेन करने के लिए आपको कितना पैसा दरकार है। एक अच्छी कैंपेन करें जिसमें एक्सपर्ट्स भी बैठकर नहीं इसको देख सकें। सो दे केम अप टू अ कॉस्ट ऑफ 200,000 पाउंड। 200,000 पाउंड जो है ये एक ऐसी, और फेक न्यूज को ना हम बड़ा लाइट लेते हैं, बल्कि रिसेंटली न्यूज में भी काफी जो पॉलिटिकल साइड पे भी और आवाम की साइड पे भी लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, और इन्होंने वीडियोस छोटी छोटी एप्लीकेशंस के जरिए भी उसका वो किया। और आजकल चूंकि सोशल मीडिया की वजह से मीम्स बहुत ज्यादा कॉमन है, फेसबुक पे आप चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, तो वो बातों को एक हद तक ठीक है, आपने मजाक उड़ाना है, आपने मजाक बनाना है, इट इज फाइन, एवरीबॉडी हैज अ सेल्फ एक्सप्रेशन राइट्स। लेकिन जो मामले की संगीनी है मेरा ख्याल है उसको जानना बड़ा जरूरी है, और उसमें अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो अपनी इनसाइड जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हुई, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको कवर किया, और थैंक यू सो मच इजाजत साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मुझे इसलिए ब्रेक भी लेनी है। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि बोथ टेक्नोलॉजी के हवाले से कानून भी क्या कहता है। अगर जाली खबर ट्रेंड पे चल रही है या उसको फैलाया जा रहा है तो इस हवाले से यकीनी तौर पर कोई ना कोई कानून या लॉ भी जरूर मौजूद होगा या होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया इन नियो पाकिस्तान प्रोग्राम में। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद विल ज्वाइन यू, स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान। सो नाजरीन, कहते हैं कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती और फ़न अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है, और एक ऐसे ही फ़नकार जो कि लाहौर की सड़कों पर, वहाँ के रेस्टोरेंट्स पर आपको इंटरटेन करते हैं, आज हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं, जिनका नाम है सनी कव्वाल। और आज इनसे हम कुछ फरमाइश भी करेंगे, इनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे, लेकिन ज़रा पहले मैं आपको बता दूँ कि हुमा भी मौजूद हैं किचन में और कुछ टकाटक की तैयारी कर रही हैं, खुशबू भी इन्होंने बिखेर दी है, ये भी किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, क्या बना रही हैं हुमा? तवा पीस, जो कि आपको बहुत पसंद है। यस, भी लाहौरी हैं हमारे, तो ये जो है बिल्कुल हुमा, आपसे हम इसकी रेसिपी भी जानेंगे टकाटक की, और बाद में खाएंगे और कल फीडबैक भी देंगे, ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे।
सनी साहब बहुत बहुत खुशामदेद आपको कहते हैं हम नियो पाकिस्तान में। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कब से आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, कब से आप गा रहे हैं? बस ये हमारे ख़ानदान में ये काम है, तो बचपन से ये चल रहा है हमारे ख़ानदान में। आज क्या सुनाएंगे हमारी नियो पाकिस्तान की ऑडियंस को? आज खास साहब मेहंदी हसन की गज़ल है, रफ्ता रफ्ता। वो बहुत खूब। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर दिल के जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन बा दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रोनाइया, दिन बा दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रोनाइया। पहले गुल फिर गुल बदल फिर गुल बादामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर दिल के जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहुत खूब। सनी साहब के लिए तालियां ज़रूर होनी चाहिए। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो सनी साहब, आप लाहौर की सड़कों पर मुख्तलिफ कैफ़ेज़ में अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं। जी मैडम। कितने अरसे से? ये कम से कम 15-20 साल से हो गए। 15-20 साल से। और ये आपने मौसीकी गुलकारी आपने अपनी फैमिली से? जी, अपनी फैमिली से मैंने सीखी है। अच्छा, तो जब आप गुनगुनाते हैं, गाते हैं, कव्वाली सुनाते हैं, तो लोगों का क्या फीडबैक मिलता है, उनका क्या रिस्पांस आपको मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही मिला है। तो कव्वाली में ये सरकार का जिक्र भी होता है, मौला का जिक्र होता है, सरकार दो आलम का जिक्र होता है, तो रिस्पांस तो अच्छा मिलना ही है। हमारा पाकिस्तान है तो इसमें अच्छी कमाई हो जाती है, फैमिली पूरी आप आराम से रन कर लेते हैं? बस वो सिर्फ वाहिद आपके रोजगार का ये जरिए या इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? मैडम मेरा यही काम है और काम नहीं है दूसरा। काम भी यही और शौक भी यही? शौक भी यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने मुझे यहाँ पे बिठाया है, तो मैं पहली मर्तबा मेरे साथ ये हुआ है। मैंने आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप एक फनकार हैं और जो फन होता है और जो फनकार होता है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम होता है। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को, आपको जिस वक्त सुन रहे हैं? देखने वालों को यही कहूँगा कि बस मैं भी पाकिस्तान का एक टैलेंट हूँ। तो मुझसे आज इतने लोग आपको देख रहे हैं, आपके फन को वो जान पा रहे हैं, आपके फन को वो सराह रहे हैं जैसे हमने सराहा है। तो सनी साहब, आपसे मजीद भी हम कुछ फरमाइश करेंगे अभी, लेकिन जरा किचन का रुख करना है। तो हुमा, आपकी किचन भी ऐसी है कि वो भी आने से रोक नहीं पा रही है। तो तवा चिकन बन रहा है आज, और तवा चिकन बन रहा है, और चिकन जो है इसके अंदर 1/4 चिकन, ये देखिए बड़ा पीस चिकन का। एक चिकन का आप 4 पीसेस करवा लें। ब्रेस्ट जो है वो अलहदा 2 पीसेस में, और लेग्स जो हैं थाई और लेग कंप्लीट जो है वो उसको कट्स लगा के आपने टिक्के की मैरिनेशन कर लेनी है। और पहले इसको थोड़ा सा हम स्टीम करेंगे या वेल डन करेंगे? बिल्कुल, जब आपने उसको मैरिनेशन लगा ली टिक्के की, उसके बाद आप उसको स्टीम कर लें। और अगर आपके पास बारबेक्यू अवेलेबल है कि आप उसको बारबेक्यू कर सकते हैं, तो आप अंगीठी पे उसको पका लें। तो हमारे पास चूँकि नहीं थी ये सहूलत, तो इसलिए मैंने इसको स्टीम कर लिया था और इस तरह से तवे पे सजा लिया है। और मसाले के अंदर इसको टोस्ट करना है। और मसाला बनाने के लिए प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, थोड़ी सी गार्लिक जिंजर चॉप जाएगी, उसके साथ टमाटर जाएंगे चॉप हुए हुए। लेकिन
नबिया सबसे इम्पोर्टेंट जो है मक्खन, ये मक्खन मेरे पास आप जितना देख रही है सारा मक्खन इसके अंदर जाएगा। कितना मक्खन तकरीबन दिखाइएगा जरा हुमा, बाहर अपनी शेयर। ये 400 ग्राम के करीब है। 400 ग्राम आपने मक्खन ले लिया है। और कौन सा मक्खन लेंगे? रेगुलर जो प्लेन बटर होता है, व्हाइट बटर, अनसॉल्टेड, बिल्कुल अनसॉल्टेड। और उसके बाद जो है गार्निश के ऊपर इसके जो है ग्रीन चिलीज जाएंगी मोटी कटी हुई, और लेमन जो है ऊपर हम स्क्वीज करेंगे, साथ में मसाले में दही जाएगा, मसाला भी डालें थोड़ा सा। बिल्कुल जी, और जरा चटपटा सा ये होगा। और जब हम सर्व करेंगे नान के साथ तो फिर दिखाएंगे। वेरी गुड। कितना टाइम लगेगा अभी हुमा? अच्छा, ये बड़ी वैसे ना मसाला कितना लगेगा, मतलब थोड़ी सी ग्रेवी सी आएगी इसकी, या बस चिपका चिपका लगेगा चिकन के साथ थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल नबिया, और इसका मसाला जो है ना बिल्कुल पेस्ट में की सूरत, ज्यादा नहीं बनाना, ज्यादा नहीं भूनना, इसको मुनासिब सा भूनना है। चॉप चूंकि इंग्रेडिएंट्स हमने सारे यूज करने, तो ये अभी जब जैसे ही लाइट सा ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर मैं गार्लिक जिंजर उसके साथ टमाटर जो है वो ऐड कर दूंगी। साथ में जो सीजनिंग के लिए करनी है चीजें ऐड वो कर लेंगे। इसको बहुत ज्यादा हमें टकाटक करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मसाला चॉप हुआ हुआ है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ ये बड़ा मशहूर टकाटक लाहौर में, आपको पता है जब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना और ऑर्डर कर रहे होते हैं, वही टकाटक की आवाज पीछे बैकग्राउंड में आ रही होती है, तो बस हम एक दिन जरूर बनाएंगे। तो ये आवाज जरा थोड़ी सी मसाले की इसमें होती है, वो कीमे में होती है? नहीं, वो कीमे जो होता है बनता है, कीमा होता है उसमें गुर्दे और बाकी सारे लोग, उसकी टकाटक की होती है, मसाले को नहीं करते, मसाले को नहीं टकाटक। जी हाँ जी, सुन ले देखने वाले, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मसाला बस अभी मेरा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, प्याज इसको टॉस करेंगे हम जो हमने स्टीम करके। लेकिन हुआ ये जो आप आज रेसिपी वैसे बना रही है, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो तवा है। अच्छा, ये तवे के अलावा नहीं बन सकता किसी और? नहीं बन सकता है, आपके पास जो कढ़ाई वगैरह अवेलेबल है, आपने घर में बनाना है तो आप उसके अंदर बना सकते हैं नबिया। बेसिकली तो यही मकसद है कि टॉस करना है आपने मसाले के अंदर, जो चंक्स वाला मसाला है उसके अंदर आपने स्टीम रोस्ट हुआ हुआ जो चिकन है आपका उसको सिर्फ टॉस करके उसको सर्व कर देना है। तो आप किसी भी टमाटर पेस्ट नहीं आप यूज करी? नहीं, मैंने टमाटर चॉप इस्तेमाल करी है। अच्छा, पेस्ट भी यूज कर सकते हैं? पेस्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन मसाला जरा खड़ा खड़ा चाहिए होगा। खड़ा खड़ा मसाला है इसके साथ, बिल्कुल। अभी जब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी तो टमाटर खुद ही पानी छोड़ेगा और आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। हुमा क्विकली रेसिपी आप शेयर कर दें ताकि फिर हम सनी साहब से कुछ और टिक्का मैरिनेशन कर लेनी है आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। चिकन पीस की मसाला जो आपने बनाना है, सबसे बेहतर ये होता है जब भी आपने बारबेक्यू या स्टीम करना चिकन तो उसका थोड़ा सा सिरका लगा के 15 से 20 मिनट रख दें, उसके स्ट्रेनर में रख दें। धोने की उसके बाद जरूरत नहीं है, चिकन आपने पहले से धो लेना है, उसके बाद उसको सिरका लगा के रखना है। उसके बाद आपने मैरिनेशन के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट लगाना है, नमक मिर्च हल्दी लगानी है, साथ में जीरा पाउडर सूखा धनिया पाउडर लगा लें, हरी मिर्च अगर आप चॉप लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें। सादी सी मैरिनेशन करें, सिरका आपने ऑलरेडी लगा लिया, लेमन जूस लगाना चाह रहे हैं लगा लें। और हाँ, अगर आप चाह रहे हैं मैरिनेशन ऊपर से गिरे ना, नॉर्मली होता है चिकन के ऊपर से मैरिनेशन अबिया गिर जाती है, तो उसके लिए आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है, दही और ऑयल दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। उसको आपने स्टीम कर लेना है। मसाला बनाने के लिए आपने प्याज लेनी है जी चॉप, उसके साथ लेनी है टमाटर चॉप, लहसुन अदरक चॉप लेनी है, ब्राउन कर लेना है प्याज लहसुन अदरक, उसके बाद टमाटर ऐड करनी है, जीरा ऐड करें, नमक मिर्च हल्दी ऐड कीजिए थोड़ा सा जो है। ग्रेट ग्रेट। और बस आपने ये करना है कि मसाला कुक होने के बाद चिकन में ऐड करना है, ये ना हो कि चिकन जो है वो फिसल कर मसाले में चला जाए और सारी रेसिपी खराब हो जाए। हुमा थैंक यू सो मच, कल मैं लाजमी इसका फीडबैक देने वाली हूँ आपको। सनी साहब कुछ और सुना दें, हमारे ऑडियंस इंतजार कर रही है, क्या सुनाएंगे? जी मैं अभी एक अंतरराष्ट्रीय जो है वो ताईदारे हरम से शुरू, सरकार का जिक्र भी हो जाएगा क्योंकि मेरा जो काम है मैडम वो गजल गीत कवाली का है। बहुत खूब। तो उसमें किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए है कातुबे तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा
क्या कहेगा जहां हामी ये बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम।